सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री मंजीत कुमार सिंह, पूरा पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि राज्य में कार्यरत 10 चीनी मिल और उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर चीनी मिल द्वारा दिनांक 31/1/26 तक गन्ना काश्तकारों को 61 करोड़ 92,95,000 रुपये के विरुद्ध अब तक गन्ना काश्तकारों को 1240 करोड़ 66 लाख रुपये का भुगतान किया गया है और 2,221 करोड़ 26 लाख 93,000 रुपया किसानों का बकाया है। अध्यक्ष महोदय, तो माननीय मंत्री जी ने यह अपने जवाब में इस बात का उल्लेख किया है कि गन्ना काश्तकारों को ईख अधिनियम के निहित प्रावधानों के तहत ईख मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। तो स्पष्ट हम यह जानना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि जो बिहार शुगर केन रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड परचेजिंग एक्ट 1981 है, उसके तहत कितना दिनों के अंदर चीनी मिलों को गन्ना काश्तकारों का ईख मूल्य भुगतान करने का प्रावधान है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि चीनी मिलों द्वारा चालू पिराई सत्र 2025-26 अंतर्गत दिनांक 31/1/2026 तक दिए गए ईख मूल्यों का भुगतान स्थिति निम्नवत है। बगहा में 20,770.99 हम लोगों ने भुगतान किया है। बाकी 1052.73 लाख बाकी अवशेष है। 95.18% हम लोगों ने वहां पर दिया है। अब कुल मिलाकर हम लोगों ने 84% किसानों को हम लोगों ने दिया है। बाकी जो शेष बचा है बहुत जल्द हम लोग उसका भुगतान कर देंगे। माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं। महोदय, माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि बिहार शुगर केन रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड परचेजिंग एक्ट 1981 के तहत कितना दिनों के अंदर जो गन्ना काश्तकार हैं मिलों में जब अपना गन्ना देते हैं तो उनको भुगतान करने का कितने दिनों के अंदर प्रावधान है, यह मंत्री जी ने मुझे स्पष्ट रूप से नहीं बताया। लेकिन अपने जवाब में इन्होंने ईख अधिनियम का उल्लेख किया, इसलिए अध्यक्ष महोदय हमने इनसे पूछा है। माननीय मंत्री। बहुत बढ़िया। सरकार पूरी तरह से चिंतित है माननीय अध्यक्ष महोदय, और जल्द हम लोग इसका हम लोग भुगतान कर देते हैं और बहुत जल्द ही इसका हम लोग कर देंगे। और हम लोगों ने निर्देश भी दिया है और बिहार में हम लोगों ने 15 दिनों के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया है। बहुत जल्द हम लोग कर देंगे। और हम लोग भी किसान के बेटा हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से हम जल्द उसका भुगतान कर देंगे। श्री उपेंद्र प्रसाद, बहुत साफ हो गया, बहुत स्पष्ट हो गया ना। आप पूछ लीजिए, चलिए आप पूछ लीजिए। बहुत साफ जवाब आया है। 85% हो चुका है। उपेंद्र प्रसाद नहीं। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। मोहम्मद सरवर आलम। अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है पर मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जो जवाब आया है मुझे, उसमें बताया गया है कि कब्रिस्तानों की जो घेराबंदी है वो जिला स्तर से निर्धारित प्राथमिकता की सूची में जो शामिल नहीं है और उसको जो शामिल किया जाता है उसमें जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक द्वारा एक संयुक्त रूप से जो है संवेदनशीलता को देखते हुए उसके आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि लगभग पिछले 9 साल से इसकी कोई बैठक नहीं हुई है और पिछले 9 साल से जो है अब तक जिला पदाधिकारी या पुलिस अधीक्षक द्वारा
कभी भी किसी को लेकर के उसके लिए बैठक नहीं हुई है, तो उसकी संवेदनशीलता कैसे आप तय करेंगे? जबकि अभी हम अगर अपने क्षेत्र की बात करें तो किशनगंज और कोचाधामन मिला करके लगभग 30 पंचायत से मेरा क्षेत्र है 30 पंचायत का, उसमें अगर दोनों जगह देखा जाए तो थाना में कई एफआईआर हुआ है। अभी रिसेंट में मैंने देखा है कि कई एफआईआर हुआ है उसके झगड़े को लेकर के। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम इस झगड़े को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। तो मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि ये कब तक कर देंगे? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो माननीय सदस्य की चिंता है, सरकार ये निर्देशित करेगी कि जिस भी जगह पर कब्रिस्तान या मंदिर के कोई भी घेराबंदी की आवश्यकता है, इसके लिए एक मीटिंग हम लोग बुलवा कर तेजी में निर्देश करेंगे और उसकी कार्रवाई की जाएगी। श्री अमरेंद्र कुमार, बहुत स्पष्ट हो गया जवाब। आपका सवाल नहीं है, जो माननीय सदस्य का था। अच्छा, सॉरी, बोलिए। अलीगंज में केवल एक कब्रिस्तान में घेराबंदी हुआ है, इतने सारी समस्याएं हैं, केवल एक एक हो रहा है। बताइए, बोलिए। मामला ये है कि संवेदनशीलता कोई एक परमानेंट मसला नहीं है सर, कि 9 साल पहले कर दिया वही संवेदनशील है। समाजी मामला आगे बढ़ते घटते रहते हैं सर, और ये है कि हर साल क्यों नहीं करते। और दूसरा मामला ये है कि जहां कोई संवेदनशील कब्रिस्तान है, अगर हम विधायक निधि से भी घेरना चाहते हैं सर, तो विधायक निधि में नहीं दिया जाता है। कम से कम माननीय मंत्री जी से, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी है जो काफी संवेदनशील है इस मामले में, और माननीय आदेश है, हम उसके लिए साधुवाद देते हैं कि आप इजाजत दे दें कि जो संवेदनशीलता की सूची में नहीं है तो हर साल बैठक करें। और दूसरा मामला है कि संवेदनशील सूची में नहीं है, विधायक को कम से कम एमपी को इजाजत हो कि उसकी घेराबंदी हम लोग करा दें सर, ये करवा दिया जाए सर, कम से कम सर ये करवा दिया जाए। आज तक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, ये विधायक कोटा में जो माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना है उसमें ये जोड़ दिया गया है, उससे भी कर सकते हैं, उसको करा दिया जाएगा। यदि नहीं जोड़ा गया जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। हाँ, विकास में कहा जाता है कि नहीं वो सूची में नहीं है, संवेदन सूची में नहीं है, इसलिए घेराबंदी नहीं होगी। क्लियर हो गया, मुक्त करा दिया जाए सर, स्पष्ट हो गया, आसान है सर, करा दिया जाए। श्री अमरेंद्र कुमार, अमरेंद्र कुमार, अमरेंद्र कुमार, श्री अमरेंद्र कुमार, श्री जनक सिंह, श्री जनक सिंह, प्लीज बैठ जाइए, सब बात हो गई। अध्यक्ष महोदय, एकदम होगा, होगा, होगा। संदीप बाबू बहुत बताया, माननीय मंत्री रहेगा। बताइए जनक बाबू। सर पूछता हूं, माननीय मंत्री समान प्रशासन। अमरेंद्र कुमार, हाँ बताइए, कुछ पूछ लीजिए, पूछिए ना, पूछ लीजिए। अब तो आप पुकारे थे लेकिन सब खड़े हो गए तो। नहीं सर, अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हुआ है जिसमें सरकार ने विकास से अपना पल्ला झाड़ लिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गो प्रखंड के हमारी पंचायत के मादीपुर में अस्थायी पुलिस चौकी की स्थापना क्यों नहीं कराना चाहते? माननीय मंत्री, सरकार के द्वारा स्पष्ट जवाब में बताया गया कि वहां कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि माननीय सदस्य ये चाहते हैं तो मैं उसका जांच करा लूंगा, ये भी रहेंगे, इस जांच में रहकर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करेगी। श्री जनक सिंह, माननीय मंत्री समान प्रशासन। महोदय, तो आसन भी अवगत है कि अतिथि गृह बनाने की योजना अभी अनुमंडल या प्रखंड स्तर पर नहीं है। अतिथि गृह जिलों में, जिला मुख्यालयों में बनती है, जो बना हुआ है, बाकी अभी नहीं है। फिर आगे इस पर जब समय आने पर विचार किया जाएगा, यही सरकार चाहती भी है। श्री जीवेश कुमार, विचार किया जाएगा, बैठ जाइए। अच्छा बोल लीजिए, क्या चाहते हैं? पोराहा में डक बंगला का निर्माण किया गया था और हमारा 72 किलोमीटर सारण तटबंध है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार डबल लाइन बन रहा है। तो जब ब्रिटिश काल से वहां सारण तटबंध के बगल में डकबंगला का निर्माण आज भी वहां अवशेष है, तो उसमें जब बाढ़ के समय में बड़े हमारे, चाहे वो राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हो या हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी, सब लोगों का प्रवास होता है और सारण तटबंध बिहार का एक प्रमुख तटबंध है। तो इसलिए मैं
किसी खास विषय को वहां पर पहले से ब्रिटिश काल से बना हुआ। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसका पुनर्जीर्णोद्धार कराएंगे क्या? माननीय मंत्री। माननीय सदस्य जिस डाक बंगले की बात कर रहे हैं उसके बारे में तो इन्होंने प्रश्न में कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि ये पूरक में ये बात उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से एक अलग से माननीय सदस्य पत्र दे देंगे। पहले तो देखना पड़ेगा कि वो डाक बंगला किस विभाग के स्वामित्व में है, फिर उनसे संपर्क करके, और चूंकि जो बांध है या जो सड़कों का निर्माण हो रहा है वो जल संसाधन विभाग से संबंधित होता है, तो हमारे विभाग से भी संबंधित है, तो हम जरूर उसको देखेंगे कि वो डाक बंगला किस विभाग के द्वारा निर्मित हुआ था और अभी किसके स्वामित्व में। जीवेश कुमार बैठिए, हो गया आपका, बहुत क्लियर हो गया। आप पत्र दे दीजिए, सरकार कार्रवाई करेगी। मंत्री महोदय ने कहा वो जब जल संसाधन विभाग का आज अधिग्रहण किया गया, पहले जिला परिषद का था और जिला परिषद के द्वारा वहां डाक बंगला का निर्माण हुआ। आज भी जिला परिषद सरकार सारी बातों को देख लेगी, पत्र दे दीजिए। मैं इसलिए इस प्रश्न को देता हूं, जिला परिषद के द्वारा बनाया गया था, उस वक्त तटबंधों का रख रखाव जिला परिषद सारी बातों को लिखित में प्लीज दे दे। माननीय मंत्री ने कहा है, विश्वास कीजिए, उस पर विचार किया जाएगा। जीवेश कुमार। जिला परिषद ने बनाया था और जल संसाधन विभाग उसका स्वामित्व अधिग्रहण कर लिया है, तो जल संसाधन विभाग के स्वामित्व में होगा तो हम जरूर उसकी मरम्मती करा देंगे। जीवेश कुमार। ये बड़ा कंट्रोवर्सी वाला जवाब है। इसमें सरकार करे कि जर्जर भवन नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, जर्जर नहीं है, तो भवन जर्जर थाने का नहीं है तो 6 लाख रुपया मरम्मती के लिए सरकार ने दिया क्यों? पहला सवाल। दूसरा है कि इसमें मैंने सवाल किया है कि कर्मी के आवासन की व्यवस्था नहीं है। सरकार जिला स्तर तक तो अपने सरकारी कर्मी के आवासन की चिंता करती है और ब्लॉक वाले को भगवान भरोसे छोड़ देती है। सर, एक भी ब्लॉक में न बीडीओ का ऑफिस आवासन की व्यवस्था है, न सीओ की आवासन की व्यवस्था है, जो थी वो जर्जर हो गई है। थानेदार की आवासन की व्यवस्था नहीं है। सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? जिसमें अभी तो मेरा सवाल थाना से संबंधित है, अगर वो ठीक तरीके से रहेंगे नहीं तो काम क्या करेंगे? और हद तो तब हो गई लापरवाही की हुजूर कि ये देखा जाए विभागीय स्वीकृत्यादेश है। विभागीय स्वीकृत्यादेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेटियों की बहाली थाने में बड़े पैमाने पर हो गई और उनके लिए 12,407 दिनांक 13/10/23 के द्वारा राज्य के 246 थानों ओपी में 10 महिला सिपाही बैरक निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिसमें हमारे यहाँ का सिंगवाड़ा और जाले भी सम्मिलित है। 23 हुजूर, 24 हुजूर, 25 हुजूर, 26 हुजूर, इतने दिनों में 10 महिला का सिपाही का बैरक सरकार नहीं बनवा पाई। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी कौन है हुजूर? कौन अधिकारी पदाधिकारी दोषी है? क्या सरकार उस पर कार्रवाई करेगी? और जाना जाए हुजूर, मेरा इसी से संबंधित सवाल है हुजूर, और बहुत छोटा काम, मैंने शर्म आनी चाहिए इस विषय पर कि विभागीय स्वीकृत्यादेश 10,558 दिनांक 19/10/22 के द्वारा जाले एवं सिंगवाड़ा थाना भवन में आगंतुक कक्ष निर्माण की स्वीकृति मिली थी। 22 हुजूर, 23 हुजूर, 24 हुजूर, 25, 26 में खड़े हैं हुजूर। एक आगंतुक कक्ष जो सरकार और जो अधिकारी नहीं बनवा पाए और लाड़ा लप्पा खेल रहे हैं सरकार के साथ, वो बता नहीं रहे हैं कि आखिर ये बना क्यों नहीं। स्वीकृत्यादेश पर कार्रवाई कौन करेगा? किसकी जवाबदारी है? महिलाओं के प्रति हम संवेदनशील हैं और हम 10 महिला बैरक नहीं बनवा पा रहे हैं और इतना गैर जिम्मेदार जवाब अधिकारी लिखकर दे रहे हैं। इतना गैर जिम्मेदार जवाब, जिस थाना को बनाने की आवश्यकता है, जो थाना घेरा हुआ नहीं है आज तक, उसका स्थल वेरिफिकेशन करके उसको बनाने की जरूरत है। सब बात आ गई, अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर पर बताया गया कि जो पुराना भवन है उसके मरम्मती के लिए 6 लाख रुपया उपलब्ध कराया गया और 10
सीटेड महिला बैरक के तौर पर सिंहवाड़ा और जाले थाने में भी आगंतुक के तौर पर कक्ष निर्माण का निर्देश दिया गया। मैं इसको दिखवा लेता हूं कि जो भी कार्रवाई नहीं की गई है नीचे, जो ऐसे दोषी जो भी पदाधिकारी हों उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। थाने का भवन जर्जर है, आप कोई कमेटी बना दीजिए। ये जिसने जवाब बनाया गलत बनाया है। थाने का भवन, दोनों ही थाने का पुराना बना हुआ भवन है, जर्जर भवन है। माननीय मंत्री जी ने कहा है, इस पर G+3 स्ट्रक्चर नया बनाया जा सकता है। और जो थाने के कर्मी हैं वो अगर ठीक से रात को सोएंगे नहीं, उनको आराम आवासन की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो काम क्या करेंगे? आपकी राय सरकार सहमत है और सरकार का जवाब चाहिए हुजूर की दोनों थाना मॉडल थाना बनाएगी सरकार। भविष्य में समाधान किया हुजूर दोनों थाना अजय कुमार, अजय बहुत स्पष्ट, एकदम स्पष्ट आपसे अपेक्षा है हुजूर, ये सरकार कहती क्यों नहीं कि दोनों जर्जर थाने को नए थाने भवन में परिणत करेगी? इतना छोटा सा सवाल है मेरा। और कर्मी के आवासन की व्यवस्था करेगी। माननीय मंत्री ने कहा है कि निश्चित कराए जाएंगे। नहीं हुजूर हुजूर आश्वासन चाहिए इस पर हमको। मैं इनके साथ जाकर जांच करा देता हूं। जांच के बाद यदि लगेगा कि उसको सुपर स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। अजय कुमार, श्री अजय कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब हमें प्राप्त हुआ है, उसमें बताया गया है कि टेकारी अनुमंडल में अब तक फौजदारी न्यायालय का स्थापना नहीं किया गया है। तो क्या सरकार की गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जाए? अनुमंडल स्थापना के 32 वर्षों बाद भी टेकारी में फौजदारी न्यायालय स्थापित नहीं किया जा सका। जब हम किसी जिले को उप विभाग को बांटते हैं तो उसका मकसद ही होता है कि जिले के विभागों के दबाव को कम करते हुए उसका विकेंद्रीकरण हो। गया जिला के सबसे बड़े जिला में एक जिला है, वहां के न्यायालय में 50,000 से अधिक आपराधिक मामले लंबित पड़े हैं। कई लोग वर्षों से जेल में बंद है और उनका मामला खुला नहीं है। अगर टेकारी में एसडीएम और एसडीपीओ को छोड़ दे तो स्थापना के 32 वर्षों बीत जाने के बाद भी टेकारी के लोगों को अनुमंडल स्तरीय सुविधा नहीं प्राप्त हो सका। तो सरकार बताए कि टेकारी अनुमंडल में कब तक फौजदारी न्यायालय स्थापित करते हुए उप कारा का निर्माण कराना चाहती है? हम लोग उच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे और विधि विभाग के माध्यम से इसमें आग्रह करके उसको देखेंगे जल्द से जल्द। हम लोग तो तैयार है। श्री शंकर प्रसाद बन जाएगा। जवाब दिया गया, लेकिन उस जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। आप पूरा पूछ लीजिए, संतुष्ट नहीं है तब। वहाँ पे पूर्व से भी एसडीपीओ कार्यालय सरैया में चल रहे हैं और जिस समय मुजफ्फरपुर जिला को 2 भाग में बांटा गया था हुजूर, उस समय आबादी कम थी और अभी 3 विधानसभा मिलाकर के यानी 3 प्रखंड मिलाकर के आबादी 15 लाख के करीब हो गया। तो उस परिस्थिति में वहाँ की जनता चाहती है कि वहाँ पर अनुमंडल कार्यालय बनाया जाए। माननीय मंत्री अब बैठिए। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य जो इस प्रश्न के माध्यम से जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के और भी कई मामले अन्य सदस्यों के द्वारा भी आज भी सूचीबद्ध हैं, आने वाले समय में भी आते रहते हैं। इसलिए हम एक ही बार में स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नए अनुमंडलों, जिलों या प्रखंडों के गठन की एक निर्धारित प्रक्रिया है। एक यहाँ सचिवों की समिति है जो कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज कहते हैं। फिर उससे ऊपर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जो विभिन्न जिलों से जो जिला पदाधिकारी और जो मतलब जिला पुलिस पदाधिकारी हैं, एसपी हैं, जिला अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, उनकी अनुशंसा पर जो प्रस्ताव आते हैं, जो उस प्रमंडल के आयुक्त और आईजी के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उसकी पहले समीक्षा सचिवों की समिति करती है
और उनकी अनुशंसा आने पर मंत्रियों का जो समूह है वो उस पर विचार करता है, तब उस पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। अभी आपके शंकर जी के प्रश्न के संबंध में न वहाँ से अनुशंसा प्राप्त है, और फिलहाल जब तक सभी जिलों से इस तरह के प्रस्ताव नहीं आ जाते हैं तब कोई नए अनुमंडल, प्रखंड या जिले के सृजन का अभी कोई प्रस्ताव या विचार नहीं है। श्री मंजीत कुमार सिंह, श्री मंजीत कुमार सिंह। वो अलग से प्रश्न कर लीजिएगा, पूरा बता दिए, राज्य भर का बताया इन्होंने, अनुशंसा आ जाएगा, सरकार विचार करेगी। जाएगा अध्यक्ष महोदय, जो सरकार का उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें माधोपुर ओपी सामुदायिक भवन में संचालित है वर्तमान समय में, और मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह उल्लेख किया है कि बरौली प्रखंड के माधोपुर ओपी G+3 स्ट्रक्चर भवन का निर्माण वित्तीय वर्ष 22-23 में प्रशासनिक इसकी स्वीकृति दी गई थी, और यह हम लोग 26-27 का बजट कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो अब तक G+3 स्ट्रक्चर भवन का निर्माण नहीं होने का औचित्य क्या है? माननीय मंत्री। नहीं, हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। मई माह में इसके कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा, काम चल रहे हैं, उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। महोदय, एक केवल सरकार के अध्यक्ष महोदय, केवल माननीय मंत्री के संज्ञान चल रहा है, नहीं चल रहा है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के संज्ञान में हम लाना चाहते हैं, जो अंचलाधिकारी ने थाना के लिए माधोपुर में जो जमीन दिया है अध्यक्ष महोदय, वह गरीबों, दलित, पिछड़े वर्गों के लिए बंदोबस्त जमीन है, और उस पर प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास बनाए गए हैं। उसी जमीन को थाना के लिए प्रस्तावित किया गया अध्यक्ष महोदय, इसलिए इतना दिन से निविदा होने के पश्चात भी भवन, थाना का भवन निर्माण नहीं हो रहा। तो मंत्री जी क्या उस जमीन का पुनः जांच कराने का विचार रखते हैं? यदि वहां जमीन नहीं हो तो उसके सीमावर्ती इलाके में बहुत सारे जमीन है, वहां उसका भवन निर्माण मतलब दिखवा लेंगे। श्री मोहम्मद मुर्शीद आलम। अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है कि जो कि हाट को अनुमंडल बनाने हेतु उक्त विहित रीति से जिला पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त से प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। माननीय मंत्री महोदय जी से मेरा आग्रह है कि जो कि हाट को अनुमंडल बनाने हेतु प्रस्ताव में शामिल किया जाए, साथ ही जिला पदाधिकारी को निर्देशित कर जो कि हाट को अनुमंडल बनाने हेतु विहित रीति से प्रस्ताव की मांग की जाए। माननीय प्रभारी मंत्री ने काफी विस्तार से सदन को जानकारी दी है, निश्चित तौर पर भविष्य में यदि प्रस्ताव आएगा सरकार विचार करेगी। डॉक्टर प्रकाश चंद्र, बैठिए, अनुमति नहीं आपको नहीं है, बैठिए। डॉक्टर प्रकाश चंद्र, श्री राम सिंह, बैठ जाइए, बिना अनुमति। इतना प्रभारी मंत्री जी ने काफी विस्तार से बातों को रखा है, बैठ जाइए। डॉक्टर प्रकाश चंद्र, बैठिए, अब बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, जनाब अलग से कर लीजिएगा बाद में आप। अध्यक्ष महोदय, शांति। अध्यक्ष महोदय, कब्रिस्तान के घेराबंदी के संबंध में जवाब आया है। शांति। यह जिस कब्रिस्तान के रूप में उपयोग जो जमीन हो रहा है, बैठे न बोले प्लीज, कब्रिस्तान के घेराबंदी हेतु जिले की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री महोदय इस संदर्भ में प्रशासन को आदेश देना चाहेंगे कि इसे जांचोपरांत प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाए? और हमारे जिले में कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर के प्रशासन के द्वारा विगत कई वर्षों से मीटिंग नहीं की गई है, तो इसके लिए भी आवश्यक निर्देश दिया जाना चाहिए। कई कब्रिस्तान ऐसे हैं जहां पे दो समुदायों के बीच झगड़ा भी है, वैसे जगहों को चिन्हित करके इसे घेराबंदी के लिए क्या सरकार इच्छा रखती है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही जवाब में कहा है कि जो संवेदनशील जहाँ भी कब्रिस्तान है या मंदिर है या शमशान है, इसको भी हम लोग प्राथमिकता में लेंगे और आगे के दिनों में एक मीटिंग कराकर सभी जगह, सब लोगों का मांग था, सब जगह जांच कराकर इसका लिस्ट बनाएंगे। श्री राम सिंह नहीं जा रहा। श्री राम सिंह। एक के मेगा टेक्सटाइल जमीन के लिए वहां भेजा गया था 17 एकड़ का,
जो प्रस्ताव भेजा गया था वो निःशुल्क हस्तांतरण करने के लिए उद्योग विभाग को, लेकिन विभाग के द्वारा भेजा गया कि वह नेचर जो है गंडक नदी का, नारायणी का और सोता का है, जबकि वहाँ गंडक नदी ही है और बांध बन जाने से, रतौल पुल बन जाने से, बांध बन जाने से वहाँ कोई नदी का नेचर है ही नहीं, वो सब समाप्त हो चुका है, उस पर खेती होता है। और बिहार के लिए गौरव की बात है 1719 एकड़ एक जगह जमीन मिला एक प्लॉट से, उस पर मेगा टेक्सटाइल अगर नहीं बना तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि वहां उद्योग का हब लगवाया जाए, जिससे बिहार का और खास हमारे क्षेत्र की जनता का कल्याण हो जाए। माननीय मंत्री। सदस्य का सुझाव बहुत ही अच्छा है। ये जमीन जो है करीब 1238.95 एकड़ जमीन है, लेकिन जब राजस्व विभाग को इसको भेजा गया तो राजस्व विभाग के द्वारा नदी नारायणी, नदी सोती, गंडक और आदि का जो है उसमें दर्ज बताया गया, और राजस्व विभाग का है कि जल निकायों का अंतर विभागीय स्थानांतरण अथवा बंदोबस्ती लीज नहीं किए जाने परिचारित है। लेकिन माननीय सदस्य बड़ा अच्छा सुझाव दे रहे हैं। राजस्व मंत्री जी को भी हम चाहेंगे कि एक बार इधर ध्यान देने की कृपा करें। राजस्व मंत्री जी, अभी बिहार के अंदर बहुत से ऐसे जमीन हैं जिनका नेचर पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है, क्योंकि बहुत जगह नदी ने अपना धारा मोड़ दिया, पानी ने अपना धारा मोड़ दिया, अब वहां पर जो है बांध बन गया है, और अब जो है उस नेचर को एक बार खंगाल करके और उसको फिर से विचार करने की आवश्यकता है। तो मैं राजस्व मंत्री जी से आपके सुझाव पर अनुरोध करूंगा कि बिहार के ऐसे सभी जमीन जहां का नेचर जमीन अब चेंज कर लिया है, उस पर एक समीक्षा बैठक जल संसाधन मंत्री जी के साथ बैठकर, वैसे तो आप बगल में ही बैठते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग से इनके साथ बैठना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत सा ऐसा जमीन निकल जाएगा जो कि अब नेचर चेंज हो गया है, तो उद्योग विभाग के लिए या अन्य कार्यों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये एक अच्छा सुझाव है, सकारात्मक बात आज सदन में चर्चा चला। श्रीमती बेबी कुमारी। उन्होंने दिया और माननीय मंत्री, दोनों मंत्री से आग्रह किया। धन्यवाद। बेबी कुमारी, अनुमति दी आपको हमने है, आपको अनुमति दिया नहीं, अनुमति मांग लीजिए। ठीक, बोलिए। सर, कई बार सदन का सदस्य में रहा और अभी हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि माननीय मंत्री जी से आग्रह, विधायक जी तो आग्रह करेंगे मंत्री जी से, अब मंत्री जी आग्रह कर रहे हैं मंत्री जी से, अरे कहते कि हम दिखवा लेंगे, इनसे बात कर लेंगे, ये होना चाहिए ना। श्रीमती बेबी आग्रह कर रहे हैं, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। श्रीमती बेबी कुमारी। माननीय मंत्री बेबी कुमारी, गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, शांति 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 शांति। माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, दिलीप शांति, दिलीप बाबू। आदरणीय अध्यक्ष जी, वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अहियारपुर थाना के भवन का भौतिक निरीक्षण का थाना भवन के मरम्मती हेतु 14,50,000 रुपया मात्र का प्राक्कलन बिहार पुलिस मुख्यालय को समर्पित किया गया। उक्त प्राक्कलन के आधार पर अग्रतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नीतीश मिश्रा। धन्यवाद दे दीजिए, इतना बढ़िया हो गया कि इतना राशि दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वहां का जो जितना बताए हैं वो कम पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्थिति वहां का बहुत खराब है। वहां का जो थाना लग ही नहीं रहा है कि वहां पर थाना है, जो पूरा कचरा से भरा रहता है बाहर। सरकार दिखवा लेगी। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि करवाने का कष्ट करेंगे। दिखवा लेगी। नीतीश मिश्रा। मंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी का, ठीक, धन्यवाद।
राजेश कुमार बबलू गुप्ता जी। उत्तर प्राप्त है महोदय, लेकिन इससे मैं असंतुष्ट हूं, क्योंकि प्रश्न पूछने के बाद भी हमारे यहाँ का पंचायत है मंगलपुर पटनी, ये लिखा जा रहा है कि अभी वांछित कागजात प्रखंड से उपलब्ध होने के बाद इस पर आगे की ओर कार्रवाई की जाएगी। महोदय, स्थिति ये है कि प्रश्न पूछा गया फिर भी जिला से वांछित न कागजात नहीं आए और इस कारण से राशि रहने के बाद भी वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र लंबित है। तो कृपया ये मंत्री बताना चाहेंगे कि कब तक वांछित कागजात प्राप्त करके इसका कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आपको प्राप्त है। मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय 15 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति से पारित प्रस्ताव को राज्य स्तरीय 15 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति से पारित कराकर प्रस्ताव को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को योजना की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। मंत्रालय द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान किए जाने के उपरांत राशि की विमुक्ति की जाती है। इसके उपरांत योजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किए जाने का प्रावधान है। जिला से मांगा गया है और उसको फिर हम बात करके हम दिखवा लेते हैं उसको। अब तक जिला से आप प्राप्त करके उसको प्रारंभ करेंगे? राशि उपलब्ध होने के बाद काम नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज बात कर लूंगा, बात हुई भी थी, बात कर दिखवा कर मैं करवा लूंगा। टाइमलाइन कोई फिक्स कर देते तो अच्छा रहता। बोले जल्दी करवा दे, कहा तो उन्होंने। मैं आज ही बात भी कर लूंगा। मैं माननीय सदस्य से करना चाहता हूँ, अगर समय हो तो 2 बजे 1 बजे मुझे समय देंगे, सामने बात करके मैं दिखवा लेता हूँ। ठीक, धन्यवाद। सुश्री मैथिली ठाकुर, श्री मिथिलेश तिवारी 1 बजे आ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब मुझे डिजिटल माध्यम से प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, ये मैटर बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि लोग धार्मिक यात्रा पे आते हैं और आकर के और भारत की नागरिकता ले लेते हैं। तो माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें इन्होंने ये स्वीकार किया है कि 1990 से 2015 के बीच 173 विदेशी नागरिक गोपालगंज आए थे। वो धार्मिक यात्रा पर आए थे। हमारे यहाँ थावे मंदिर के अलावा कोई धार्मिक स्थान है नहीं। बहुत ऐसे लोग दिख रहे हैं आजकल, जो अगल बगल के लोगों से पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि ये कब आए, या कि इन्होंने बहुत आलीशान घर बना लिया, जमीन खरीद लिया, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लिया, SIR में भी नहीं पकड़े गए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना ये चाहूँगा कि क्या विभाग के पास इसका डॉक्यूमेंट है क्या, कि किस देश से कौन आया, और आया तो उसकी फोटोग्राफी हुई कि नहीं। जब वो गए तो पुलिस थाना में तो उनकी सूचना दर्ज हुई, लेकिन क्या इमिग्रेशन ऑफिस से उसका सत्यापन कराएगा कि नहीं। बस माननीय मंत्री जी से मुझे इसी की जानकारी। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, 173 लोग आए, ये बात सही है कि बाहर से लोग आए, उसमें से लगभग 168 लोग पाकिस्तान से आए, 1-2 आदमी ब्रिटिश से आए हैं, उज्बेकिस्तान से आए हैं, इनको भी। लेकिन जो माननीय सदस्य की चिंता है कि उसके आड़ में कोई आपराधिक घटना तो नहीं हुई, या कोई आज यदि एक तरह से वहाँ पर समृद्ध हुआ है तो उसके माध्यम से तो नहीं हुआ। तो मैं जरूर इसकी चिंता करता हूँ। सरकार इस पर एक बार दिखवा लेगी, जांच भी करा लेगी, क्या इससे कोई दूसरा कार्य तो नहीं हो रहा है। टूरिस्ट वीजा पर आ रहे हैं तो क्या कोई दूसरा कार्य तो नहीं हो रहा है, इसका जांच जरूर करा लूंगा। श्री अख्तरुद्दीन। दो विषयों को देखते हुए विचार करना होगा। वो आए तो विदेशी मुद्रा वो लेके आए, तो उन्होंने किसको वहां ट्रांसफर किया उस बीच में, आखिर उन्होंने पैसे किसको दिए, उनका कोई रिश्तेदार जिसने उसको टूरिस्ट वीजा के लिए यहाँ से उनको आमंत्रित किया, उसकी जांच होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के गोपालगंज में ऐसे काफी लोग दिख रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं था 90 के पहले,
लेकिन वो आजकल आकर के घर बना लिए, नागरिकता ले लिए और वो वहाँ कई प्रकार के कार्य में व्यस्त रहते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए और बिहार और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मामले को थोड़ा और गंभीरता से दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अख्तरुल इमान। सर, माननीय मंत्री ने जवाब दिया है सर कि अनगर थाना में एक अदद मिस टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहन प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। महोदय, हमारा इलाका काफी घास फूस का घर है सर, और हर साल सैकड़ों घर जलते हैं सर। पिछले बार भी मैं सदन में लाया था मामला, तो वहां पर टेम्पररी फिर उनको प्रतिनियुक्त कर दिया गया, फिर हटा दिया गया था। तो मैं ये चाहता हूं सर कि वहां परमानेंट रहे, उसे हटाया नहीं जाए। मैंने 16 तारीख को क्वेश्चन किया है सर, और 26 तारीख को प्रतिनियुक्ति हुई है सर। तो माननीय मंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि क्या आप वो व्यवस्था वहां पर परमानेंट रहेगी? बल्कि मैं एक निवेदन और भी करूंगा कि मेरा दूसरा प्रखंड सर 25 पंचायतों का है, और 25 पंचायत में एक अग्निशामक और गांव की दूरी 20 किलोमीटर की हो जाती है सर। तो जब जब आग लगे तो रस्म पूरा की जाती है सर, आग बुझाई नहीं जाती है सर। तो हमारे आप ये करेंगे कि कम से कम 8-10 पंचायत पर अग्निशामक स्थापित करने का काम करेंगे माननीय मंत्री? यदि आवश्यकता पड़ेगी तो बढ़ाने का काम करेंगे। श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव। सर, आपका इस सदन का मैं जरूरत समझता हूं सर। घर जलते हैं, हमारे पास रिपोर्ट है सर, हमारे यहाँ सारी सरकार चाह रही है बढ़ाया जाएगा जी, जो आप चाह रहे हैं, सरकार राय सहमत है, करा दीजिए। अन्य सदस्य अख्तरुल ईमान जी, आपके प्रतिनिधि कब से हो गए? अच्छा, बैठ जाइए। इस सदन में भी आप जनप्रतिनिधि हैं। विधानसभा में 3 प्रखंड है सर, नुआव, दुर्गावती, रामगढ़। क्वेश्चन अलग है। फायर ब्रिगेड सर, एक क्वेश्चन पूर्णिया का अलग से क्वेश्चन नहीं सर, उसी पे पूरा के सर फायर ब्रिगेड के ही संबंधित है सर, फायर ब्रिगेड से ही संबंधित है। अच्छा कि सर रामगढ़ में एक दिया गया है कि एक टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन है, वही वाहन जो है नुआव में सर पूर्णिया का है। माननीय सदस्य, ये प्रश्न पूर्णिया अलग से पूछ लीजिएगा। श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव नहीं है। श्री विजय कुमार खेमका, श्री विजय कुमार खेमका, श्रीमती स्नेहलता जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है मेरा, उनका जवाब आया था, लेकिन आग्रह है कि रामडीहरा जो विधानसभा तिलौथू प्रखंड में पड़ता है, वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री खुलवाने का काम किया जाए ताकि वहाँ के लोगों में रोजगार सृजन हो सके, यही आग्रह है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जवाब हमने बहुत ही विस्तृत तौर पर दिया है। 2 जानकारी सिर्फ देना चाहूंगा। पहला तो जो माननीय सदस्य का है कि रामडीहरा चुरेसर मौजा में सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर का विशाल भंडार है। अभी तक सरकार के पास ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य को एक खुशखबरी भी देना चाहूंगा कि बंजारी डालमिया बंजारी सीमेंट कंपनी ने रोहतास में 122.86 करोड़ की लागत से एक सीमेंट फैक्ट्री खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है और स्टेज 1 की स्वीकृति भी मिल गई है। बहुत जल्द माननीय सदस्य के जिला में डालमिया बंजारी का सीमेंट फैक्ट्री खुल रहा है, ये मैं सूचना देना चाहूंगा। डॉक्टर कुमार पुष्पंजय जी का पूछने के लिए बबलू जी को दिया गया है। इसमें प्रथम खंड का उत्तर सकारात्मक है महोदय। इसी से आप समझ पाएंगे कि जो किसानों को ऋण देने की बात बैंक के द्वारा हो रही है, उसमें मात्र जो लक्ष्य रखा गया है 1,12,000, उसके तुलना में 1,12,000 करोड़, उसके तुलना में 31,120 करोड़ ही अभी तक दिया गया है। बैंक किसानों की उपेक्षा करती है, तो लेकिन खंड 3 के उत्तर में ये दिया गया है कि आवश्यक निर्देश इसके लिए दिया जा रहा है और काम किया जा रहा है। मेरा इसमें सुझाव होगा महोदय कि जो बैंक इसमें सबसे पीछे है या नीचे से जो बैंक है, उनको जो सरकारी हम लोग योजना देते हैं उसके लाभ से उसको वंचित किया जाए, ताकि वो इस दिशा में आगे की कार्रवाई कर सके और किसानों की उपेक्षा नहीं हो सके। माननीय मंत्री।
महोदय, डेवलपमेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, पिछले दिनों जो बैठक हुई थी, समीक्षा करके अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। श्री कृष्ण कुमार ऋषि। तो आया है, लेकिन जवाब से मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हूं। जवाब में आया है कि थाना का आवश्यकता नहीं है सर। 24 में सर घटना हुई थी, तो वहां के जिला पदाधिकारी ने पत्रांक 20/57 दिनांक 24/12/24 को जब मर्डर हुआ था, तो वहां जिला पदाधिकारी ने जमीन की मांग की थी थाना खोलने के लिए। अंचल से यहां से जमीन का कागज पत्र मिल करके जमीन भी उपलब्ध हो गया, जिला को समर्पित हो गया कि हाँ थाना खुलेगा। सरकार का जवाब आया है कि यहाँ थाना खोलने की आवश्यकता नहीं है। सीमावर्ती इलाका है सर, 2 जिला को जोड़ता है, बॉर्डर है, क्रिमिनल यहाँ क्राइम करके उस जिला में घुस जाता है। अब पूरा पूछ लीजिए। तो मेरा आग्रह होगा सर सरकार से कि आप जमीन उपलब्ध है, वहां के प्रशासन तैयार है कि हमको जमीन मिलेगा तो खोल देंगे। सरकार के जवाब है कि आवश्यकता नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं क्यों नहीं आवश्यकता है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट बताया गया कि पिछले 5 वर्षों में जो आपराधिक घटनाएं हैं उससे यह प्रतीक होता है कि वहां जरूरत नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य की चिंता है, एक तरफ 10 किलोमीटर पे थाना है, एक तरफ 12 किलोमीटर पे थाना है। यदि माननीय सदस्य की इतनी चिंता है तो मैं जरूर जिला प्रशासन से इनके साथ जाकर पूरी समीक्षा करके एक रिपोर्ट मांगता हूं। श्री आलोक कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के उपयुक्त घोषणा के अनुपालन में विभागीय पत्रांक 7954 के और 2026 प्रावधानों के तहत त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि को आर्म्स लाइसेंस देने की सरकार की द्वारा घोषणा की गई थी। इसके बावजूद भी त्रिस्तरीय पंचायत के सम्मानित प्रतिनिधि रोहतास जिला में या पूरे बिहार में आर्म्स का आवेदन करते हैं और उनको हमेशा पंचायत में कभी रात में भी जाना पड़ता है। तो माननीय गृह मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि लाइसेंस जो आवेदन माननीय त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि करते हैं तो उसका डिस्पोजल कर दें जिलाधिकारी। साल 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद हर जिला में लाइसेंस अभी भी पेंडिंग होती है और क्षेत्र में हमेशा माननीय मुखिया जी हम लोग से प्रश्न करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब घोषणा की गई कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को शस्त्र अनुज्ञप्ति का लाइसेंस दिया जाएगा, फिर भी जिलाधिकारी के टेबल पे हमेशा सैकड़ों ऐसे लाइसेंस आवेदन हुए हैं जो 1 साल से ऊपर पेंडिंग है। माननीय मंत्री। माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। मैं जरूर एक निर्देशित करता हूं कि 60 दिनों का समय होता है और गृह विभाग इस पर एक पत्राचार करके सभी जिलाधिकारी को 60 दिनों के अंदर इसको निष्पादित करने का काम करें। रोहित पांडे। कौन बोले क्या बोल जी, और वो आवेदन देते रहे, लाइसेंस मिला नहीं और हम लोग भी उसका रिकमेंडेशन करते रहे, मिला नहीं और अंत में उनकी हत्या हो गई और एकदम युवा थे सर वहां के मुखिया। मेरा निवेदन है मंत्री जी से कि ऐसा डायरेक्शन दिया जाए कि अगर कोई विधायक रिकमेंड कर रहा है तो कम से कम उसको तो प्रायोरिटी पर दे दिया जाए लाइसेंस। श्री रोहित पांडे। आपसे उत्तर से संतुष्ट हूं, माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। श्री आदित्य कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है और माननीय मंत्री साहब ने सामूहिक जवाब देने का काम किया है, इसके लिए मैं तो धन्यवाद देता हूं। और मेरा एक प्रश्न है और रिक्वेस्ट है, आग्रह है माननीय मंत्री साहब से कि मुजफ्फरपुर जिला का जो हमने जो प्रश्न उठाया है सकरा विधानसभा में अनुमंडल की, वो एक मुजफ्फरपुर जिला में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है सर, हर एक माननीय का ये प्रश्न है। और मैं चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये मुजफ्फरपुर जिला तकरीबन 70 से 80 लाख की आबादी है, वहाँ 2 अनुमंडल है, पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांटा हुआ है। तो माननीय मंत्री साहब से मेरा ये निवेदन है कि उस पर थोड़ा प्रस्तावित गठित जो है सचिव के गठित प्रस्ताव में उस चीज़ को प्रोसेस को थोड़ा फास्ट बढ़ाकर माननीय महोदय
वहाँ सखरा में भी एक अनुमंडल खोला जाए, इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ। बहुत विस्तार से विजय ने बताया है जी, धन्यवाद। से कह रहे हैं जरूर सरकार उस पर विचार करेगी। वैसे नए अनुमंडलों के सृजन के संबंध में हमने जो सरकार की नीति या जो अभी कार्यक्रम है वो बताया था, लेकिन माननीय सदस्य का प्रश्न है मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल का मुख्यालय बदलने का, तो हम लोग इसको भी उस समिति के माध्यम से दे देंगे और वहाँ से जो प्रतिवेदन आएगा उसके आधार पर कार्रवाई करें। श्री विजय सिंह, श्री विजय सिंह, श्री उदय कुमार सिंह, श्री उदय कुमार सिंह, आप पूरा पूछ लीजिए। महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस आधार पर 5000 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल नहीं किया गया। महोदय, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के भविष्य अधर में फंस गया है। अनुरोध है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए पैनल में शामिल करवाने की कृपा करें। जो पीएसयू है सरकार की, उसमें अभी तक हमारे पास डिमांड मात्र 5000 की ही आई थी आवश्यकता अनुसार। तो जो 9808 ऐसे बच्चे थे जिनका मेरिट तैयार किया गया था, उस आधार पे 5000 की जो आवश्यकता थी उन 5000 लोगों को डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। जो बाकी बचे अभ्यर्थी हैं, अभी से द्वितीय पैनल जो माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं वो संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास आवश्यकता नहीं आएगी तब तक हम फोर्स डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। श्री अरुण सिंह, महोदय, जवाब तो विभाग की तरफ से आया है। हमारा सवाल था कि पर्यवेक्षण गृह रोहतास कैमूर और रोहतास दोनों जिला को मिलाकर बना है, उसमें 50 बेड है। हम बेड बढ़ाने की मांग कर रहे थे और सरकार का जो जवाब है वो सरकार स्वीकार करती है कि कैमूर रोहतास अन्य जिलों से भी जो न्यायालय के आदेश पर वहाँ किशोर आते हैं, फिर भी बेड बढ़ाने की नहीं कह रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि अभी पर्यवेक्षण गृह में कितने किशोर आवासित हैं, सरकार बताए। माननीय मंत्री समाज कल्याण ट्रांसफर हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसमें समय चाहिए, एक दिन का अगले दिन के लिए पुटअप कर दिया। ठीक है। उस समय सर दो मंत्री दो तरह के जवाब दे रहे हैं, समय मांग रहे हैं, ये 44 बच्चे कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, चूंकि अगले दिन के लिए ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन ये पर्यवेक्षण गृह समाज कल्याण विभाग से संचालित होता है, इसलिए मेरे जानकारी में है कि अभी 44 बच्चा वहाँ आवासित है। सुश्री मैथिली ठाकुर जो कहना चाहेंगे कि आपका पूछ लिया, आपका प्रश्न आगे बढ़ गया है, इसका उत्तर भी ऑनलाइन है, अलग से पत्र से पूछ लीजिएगा माननीय मंत्री से जाकर। श्री विष्णुदेव पासवान। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है, मगर मैं एक बिंदु बोलना चाहता हूं कि जो पुराना थाना परिसर है, थाना का भवन बहुत जर्जर स्थिति में है। अगर वह गिरता है तो नए भवन को भी क्षतिग्रस्त होगा। इस वजह मैं चाहता हूं कि उसको शीघ्र अतिशीघ्र हटाने की कृपा की जाए। माननीय मंत्री, हो जाएगा। धन्यवाद। श्री रणविजय साहू। पूछता हूँ महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है। मैंने 2 कब्रिस्तान के बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि ताजपुर के जो मनपुरा का कब्रिस्तान है, वहाँ की 4 दीवारी जो है मिट्टी भरने के कारण उसकी ऊंचाई कम गई है। तो हम जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से, जब ऊंचाई कम गई है तो उसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए फिर से इसका बनवाना चाहते हैं, फिर से इसका बाउंड्री, चूँकि ऊंचाई इतनी कम गई है कि कोई भी जो पशु है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, सब लोग अंदर प्रवेश कर जाता है। क्या मंत्री जी, पहला मेरा पूरक महोदय ये है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी के लिए कहा कि अभी जो है
जो संवेदनशील जो कब्रिस्तान की घेराबंदी का प्रस्ताव जब जिला प्रशासन इस पर समीक्षा करेगा उसमें ही आ जाएगा, तुम लोग कर देंगे। महोदय, पिछले 5 वर्षों में मैं सदन का सदस्य रहा हूं। 5 वर्षों में कभी भी जिला में इस तरह की मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग में कभी हम लोग को बुलाया नहीं गया। और यह जो क्षेत्र है सेंसिटिव क्षेत्र है, हम उस इलाके से प्रतिनिधित्व करते हैं महोदय, तो माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि इसको दिखवाने का काम करेंगे, करवाने का काम। दूसरा है महोदय, इसी में रहमाबाद का जो ठगवा चौक का कब्रिस्तान है महोदय, उसके ठीक सटा हुआ 6 लेन रोड का निर्माण हो रहा है और वो तो पूरी तरह से उसका जो घेराबंदी था वो खत्म हो चुका है। लोग मैयत में जाते हैं तो रोड पर खड़े हैं, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है, कभी भी हाईवा गाड़ी आ रही है जा रही है, तो कभी भी दुर्घटना के शिकार हमारे लोग हो सकते हैं महोदय। हम मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि मंत्री जी इसको फिर से मनवाने का काम करवावे, दिखवा लीजिए। स्पष्ट है, मैंने स्पष्ट तौर पर बताया, लगभग 9273 पूरे राज्य में चिन्हित किए गए थे, उसमें 8920 बन चुके हैं, मात्र 287 में अभी प्रक्रिया चल रहा है। इसी के लिए मैंने कहा कि इसकी बैठक जो नहीं हो पाई है पिछले 7-8 वर्षों में, इसको हम कराएंगे और इसमें कब्रिस्तान, मंदिर के साथ साथ जहां भी संवेदनशील इलाके हैं उसको जोड़ने का काम करेंगे। श्री अरुण कुमार। मंत्री जी का सवाल जवाब मिला है, सही है, लेकिन मैं आग्रह करता हूं कि वो गंगा के पार 5 पंचायत हैं, उसमें 2 पंचायत बख्तियारपुर थाना में पड़ता है, 3 पंचायत आपको सालिमपुर में, जिसके कारण बहुत समस्या होता है उधर गश्ती करने में। विचार करके जल्द से जल्द ये दोनों टीओपी बनाने की कृपा करें। आईजी पटना से जांच का रिपोर्ट मांगा गया है, जैसे प्राप्त होता है शीघ्र कार्रवाई किया जाए। श्री मनोज विश्वास। सर, जवाब आया है सर, जो ये फॉर्मेशन के महत्वपूर्ण जगह पे ये कब्रिस्तान बना हुआ है शहर के बीच में, तो इसमें या विभाग से जैसे अभी क्वेश्चन हम देख रहे थे सर, इसको जल्द से जल्द करवाने की कृपा की जाए। बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो शहर के में मुख्य जगह में वो कब्रिस्तान है, दबंगों के द्वारा बराबर उस जमीन पे कहीं न कहीं समस्या क्रिएट होता है। कई तरह की कई बार समस्या वहाँ पे हुआ, उसको एकदम दिखवाया जा सकता है सर। श्री श्याम रजक जी। जवाब आई है, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ साथ एक आग्रह भी है कि इन्होंने कहा कि जमीन भूमि हस्तांतरण करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि इस काम को जल्द से जल्द करा दें ताकि थाना वहां पर बन जाए। माननीय मंत्री, अगले वित्तीय वर्ष में हमारा प्रयास होगा कि जमीन को तुरंत करके वहां स्वीकृत जगह पर भवन का काम शुरू हो। श्री रजनीश कुमार। सरकार ने ये स्वीकार किया है महोदय अपने उत्तर में कि सिमरिया जो प्रश्नगत विषय है महोदय, उसमें पूरे साल भर गंगा स्नान, मुंडन आदि सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रम में हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं। और यह भी महोदय है, बात सही है कि जो प्रतिवेदित घटनाएं वहां हुई है, पिछले 5 वर्ष का जो उदाहरण दिया गया है महोदय, वो बहुत ही कम है, ऐसा सरकार मानती है। लेकिन मैं सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि वहां प्रतिदिन और इतनी घटनाएं हो रही हैं कि उस घटनाओं का प्रतिवेदन नहीं हो रहा है। क्योंकि जो लोग पूरे दरभंगा, मधुबनी, पूरे मिथिलांचल से जो वहां लोग आते हैं मुंडन में और आध्यात्मिक वहां अनुष्ठान करने के लिए, वो अगर उनके साथ कुछ घटनाएं होती है, कोई छिनतई की और बाकी, तो वो जा नहीं पाते हैं थाना, वो बेचारे वहां से मायूस होकर के चले जाते हैं। तो अप्रतिवेदित घटनाओं का संख्या इतना अधिक है। और वहां अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है, उसकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। भविष्य में वो पर्यटन को एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। इसलिए मेरा आग्रह होगा माननीय मंत्री जी से, वो सब कुछ अवगत हैं कि वहां अगर एक अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण हो जाए तो इससे सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सुरक्षा होगी, जो पर्यटक आएंगे उनकी भी सुरक्षा होगी, और जो घटनाएं हो रही हैं वो अभी
वहां घटना नहीं होगा महोदय। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर पुनर्विचार करते हुए उस पर वहां एक अस्थायी पुलिस चौकी खोलने का विचार किया जाए। माननीय मंत्री, न हो रहा है, जवाब आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, सिमरिया धाम से चकिया थाना की दूरी 2 किलोमीटर, रिस्पांस टाइम 7 मिनट, ये कोई दूरी नहीं है। इसके बावजूद वहां 2-8 का पुलिस बल प्रतिनियुक्त रहता है। और जो माननीय सदस्य की चिंता है, सिमरिया धाम एक हम लोगों के लिए सांस्कृतिक धरोहर की धरती है, जरूर इस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन 2 किलोमीटर, मात्र 2 किलोमीटर की स्थिति में हमको सोचने की जरूरत है कि मैं एक बार जरूर समीक्षा करता हूं। कुमार शैलेंद्र, जिस जगह की चर्चा रजनीश जी ने की है वहां 2-2 नहीं 3-3 विधानसभा का क्षेत्र पड़ जाता है महोदय। इस कारण से वहां दूरी के कारण से नहीं उसको आंकना चाहिए कि 2 किलोमीटर है, उसका बनावट ऐसा है वहां का। और आपने कई बार वीडियो देखा होगा कि पुल पर ट्रेन से लेके वहां कूद जाते हैं मोबाइल छीन कर, ये तो इसके लिए वहां थाना अति आवश्यक है महोदय। मैं भी निवेदन। कुमार शैलेंद्र, श्री शुभानंद मुकेश। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, संतुष्ट हैं और मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। श्री अतिरेक कुमार। उत्तर प्राप्त है और मैं संतुष्ट हूँ और मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। श्री देवेश कांत सिंह। उत्तर प्राप्त है, लेकिन फिर वही है, घुमा घुमा के उत्तर प्राप्त है। 3 थाने का बॉर्डर है छत्तीसी बाजार, जामो थाना, लकड़ी नवीगंज थाना और बरौली थाना। एक थाना का कि 6 वर्ष में घटना है, तो छत्तीसी बाजार का केस होता है जामो थाना में और रिपोर्ट दिए हैं लकड़ी नवीगंज थाना का। तो चाहे तो हम लोग को मूर्ख समझते हैं या विभाग को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया अफसरशाही में आ गई है। मेरा कहना यह है, माननीय मंत्री से आग्रह है, वह एक ऐसा जगह है जहां गोपालगंज, छपरा, सिवान तीनों के आने का वह मेन नहर है, माननीय मंत्री, और बढ़िया नहर है उससे आने जाने का, तो उस पर व्यवस्था होगी तो सुरक्षा बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं डीआईजी सारण से इसकी पूरी जांच करा लेता हूं और माननीय सदस्य भी रहेंगे। सरकार का स्पष्ट उत्तर है, लेकिन जांच कराकर प्रतिवेदन लेंगे। श्री चेतन आनंद, ऋतुराज कुमार। मैं माननीय मंत्री जी से बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार जिला पदाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त को इसके ऊपर एक बार फिर से विचार करके अनुमंडल बनाने के लिए अगर आप अपने तरफ से उनको कह दें कि एक बार इसका जांच करवा लें। दिखवा लें। गौतम कृष्ण जी। गौतम कृष्ण जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज पहली बार बोलने का मौका मिला है प्रश्न पूछने का, तो मैं सभी बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूं और धन्यवाद करता हूं सर। और मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि महिषी विधानसभा अंतर्गत महिषी प्रखंड के तेलवा पूर्वी पंचायत है साहब, वहाँ एक लीलजा कब्रिस्तान का घेराबंदी का सवाल मेरे द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछा गया था, जिसका जवाब मिला है, लेकिन जवाब से मैं असंतुष्ट हूं, क्योंकि वहां आंशिक रूप से पंचायत मद से किया गया था काम, लेकिन वहां पूर्ण होने का दावा इसमें उत्तर में आया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे पदाधिकारी जो विभाग को और सदन को भी गुमराह करते हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट बताया गया कि 2010 से 11 में इसको पूर्ण किया गया था। आज के स्थिति में मरम्मती की जरूरत, जैसा माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर किया, इसी के लिए मैंने कहा कि इसकी बैठक बुलाई जाएगी जिला स्तर पर, इसको समीक्षा किया जाएगा। संवेदनशील जो कब्रिस्तान, मंदिर, शमशान, ये सबको इसमें हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। मोहम्मद तौसीफ आलम। माननीय मंत्री, उत्तर मिला है ना? उत्तर मिला है, उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पूरा पूछ लीजिए। ये जो लिखा है आंशिक रूप से स्वीकार, किशनगंज जिला अंतर्गत
दिघल बैंक के धानगरा पंचायत हाट के निकट स्थित कब्रिस्तान का जो मामला है, वहाँ आए दिन जो पशु, चाहे वो मवेशी हो चाहे वो सुअर पालन करने वाला आदमी, वहाँ आकर के बड़ी हुर्मती करता है महोदय। और यहाँ जवाब में लिखा है कि मैं कोई जिला पदाधिकारी महोदय का लिस्ट में शामिल ही नहीं है। तो जब जिला पदाधिकारी महोदय ही सारा चीज करेगा तो हम लोग जीत के आने के यहाँ सवाल करने का उचित क्या है? सवाल हम यहाँ सवाल करेंगे और वहां से जवाब आएगा कि जिला पदाधिकारी महोदय का लिस्ट में शामिल नहीं है, तो काम कैसे होगा? मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री, है कि इसकी सूची फिर से तैयार की जाएगी और उसमें माननीय सदस्य के भी राय लिए जाएंगे और सूची में शामिल होगा तो ये अपने कोटे से भी कर सकते हैं, सरकार भी कर देगी। बहुत स्पष्ट हो गया। श्री सतीश कुमार सिंह यादव, समय निर्धारित किया कर दिया है जी, सरकार जल्दी करवा लेगी, नई लिस्ट बनाई जा रही है। समय हो जाता ना तो अच्छा रहता। वहां तो जल्द करवा लेंगे। ठीक। सतीश कुमार सिंह यादव। अभी जवाब मिला है हमको टैब पे। हमने मांग किया था अध्यक्ष महोदय कि खाली पूरा पूछ लीजिए। हाँ, दुर्गावती प्रखंड के करमनासा बाजार में पुलिस चौकी खोलने के लिए और नुआव प्रखंड के कलानी बाजार में पुलिस चौकी खोलने के लिए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री, तो करमनासा बाजार अध्यक्ष महोदय NH 90 GT रोड पे है और दुर्गावती का बड़ा क्षेत्र है, तो सिर्फ बाजार ही नहीं, अगल बगल के और भी पंचायतें और गांव हैं वहां पे। उसी तरह कलानी जो है रामगढ़ से दूर है, तो हम चाहेंगे कि दोनों जगह पुलिस चौकी खोला जाए। मैं माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री, अब प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। प्रभारी मंत्री भवन निर्माण विभाग। महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 की वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री सुरेंद्र प्रसाद। जिला अंतर्गत प्रखंड मधुबनी PWD पथ से बासी तक जाने वाली सड़क चौड़ीकरण नहीं रहने के कारण आए दिन भीषण जाम एवं समस्या बनी रहती है, जिससे आम लोगों को काफी कठिनाइयां होती है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं उसकी चौड़ीकरण और नाला निर्माण का मांग करता हूं। मोहम्मद कमरुल होदा। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत प्रखंड पोठिया के ग्राम पंचायत रायपुर वार्ड नंबर 4 निवासी बियोसा किस्को उम्र 36 वर्ष की मृत्यु दिनांक 5/2/2026 को महानंदा नदी में डूबने से हो गई है। अतः मैं मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की 4 लाख रुपया का भुगतान हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती कोमल सिंह। महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत गायघाट विधानसभा के गायघाट प्रखंड और बंदरा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी स्त्री रोग चिकित्सक गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है और ना ही जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसव के दौरान निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का विजन है सशक्त बिहार और विकसित बिहार का, और उन्होंने हमेशा हर वर्ग के लिए योजना बनाई है, नीतियां बनाई है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बिहार की आधी आबादी महिलाओं की है। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गायनोकोलॉजिस्ट की नियुक्ति हो और साथ ही निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाए। फैसल रहमान। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सिकराना अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होने से
स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा हेतु मोतिहारी या अन्य जिलों में जाना पड़ता है। क्षेत्र के शैक्षणिक एवं रोजगार विकास के लिए सिकराना अनुमंडल में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हेतु सरकार से मांग करता हूँ। अभिषेक रंजन। अध्यक्ष महोदय जी, पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सरिस्वा बाजार में सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण प्रतिदिन घंटों जाम लगता है। बस, ट्रक और एम्बुलेंस फंस जाती है। राहगीर परेशान होते हैं। अतिक्रमण हटाकर तत्काल यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने तथा सड़क चौड़ीकरण की मांग करता हूं। श्री उदय कुमार सिंह। महोदय, गया जिला के आमस प्रखंड अंतर्गत रामपुर के ग्राम ढिबरा नौगढ़ गांव जाने के क्रम में मदार नदी पर पुल नहीं रहने के कारण ग्राम नारायणपुर, लेम्बुआ, पतेज, ताराडी, मंझौलिया समेत दर्जनों गांव के लोगों को 3 किलोमीटर घूमकर मुख्य मार्ग जाना पड़ता है। अतः मैं सरकार से लोगों की सुविधा हेतु मदार नदी पर पुल निर्माण करवाने की मांग करता हूं। श्रीमती विनीता मेहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला अंतर्गत बिहार की सीमा गोविंदपुर सरकंडा से कादिरगंज तक सकड़ी नदी के किनारे दोनों तरफ बसे दर्जनों गांव अवैध बालू निकासी से नदी का धारा गांव की ओर मुड़ रहा है। अतः सरकार से मांग करती हूं कि सकड़ी नदी पर दोनों साइड गाइड वॉल का निर्माण कराया जाए। संदीप सौरभ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012-13 में विज्ञापित पदों पर पात्रता परीक्षा और ट्रेनिंग के उपरांत पैनल से बहाल सांख्यिकी स्वयंसेवकों से सांख्यिकी, गणना और सर्वेक्षण संबंधी विभिन्न कार्य सफलतापूर्वक लेने के बाद 2016 में अचानक सरकार द्वारा पैनल को रद्द कर उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। सरकार से सभी मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों की तत्काल पुनर्बहाली की मांग करता हूं। बैजनाथ प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के रीगा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भोरहा चौक से भगवानपुर होते शिवहर जिला के छतौना बाजार तक के जर्जर पथ को सरकार 5.5 मीटर चौड़ाई कराते हुए नवीनीकरण कार्य कराकर व्यवस्थित एवं सुरक्षित आवागमन के लायक सड़क बनाए। सतीश कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में कई राज्य सरकारों ने कुम्हारों और मिट्टी शिल्पकारों के आर्थिक एवं तकनीकी विकास के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया है। कुम्हारों और मिट्टी शिल्पकारों के उत्थान के लिए बिहार सरकार से माटी कला बोर्ड के गठन की मांग करता हूं। वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंगिया प्रखंड अंतर्गत फुलहारा पंचायत के पवरा गांव में स्थित फुलहारा ठाकुर राम जानकी मंदिर की प्रबंधन समिति द्वारा सरकार को 30 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की बात कही गई है। उक्त स्थल पर खेल महाविद्यालय एवं स्टेडियम का निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं। नागेंद्र चंद्रवंशी। अध्यक्ष महोदय, नोखा विधानसभा अंतर्गत राजपुर प्रखंड में सांसद निधि से एक पूजा टाउन हॉल का निर्माण हुआ है, जिससे गरीब कमजोर लोगों का शादी विवाह में भी काम आता है, लेकिन जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां शौचालय और सौंदर्यीकरण से करने के लिए सरकार से मांग करता हूं। रोमित कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्रि विधानसभा के अनेक गांवों में बीपीएल धारकों के यहां कई वर्षों से न तो मीटर रीडिंग हुआ और न ही बिल आया। अब अचानक बीपीएल धारकों को 40 से 50 हजार का बिल दिया जा रहा है और एफआईआर किया जा रहा है। महोदय, जो 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं, न जिनके पास पक्का मकान है, वो कैसे इसका चुकता करेंगे। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार और ऊर्जा मंत्री से मांग करता हूं कि नई नीति लाकर उनका या तो ब्याज माफ कर दिया जाए, चक्रवृद्धि ब्याज, या बिल माफ कर दिया जाए, जिससे कि आपकी 125 यूनिट की जो योजना है फ्री मुफ्त देने की, उसे सुचारू रूप से आगे चलाया जा सके। धन्यवाद। श्वेता गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवहर के विकास के लिए बड़े उद्योगों की आवश्यकता है ताकि इलाके में
रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। जिले में पूर्णिया, पिपराई एवं डुमरी कटसरी प्रखंड में गन्ने की खेती होती है और यह इलाका गन्ने की खेती के लिए माकूल है। ऐसे में यहाँ चीनी मिल की स्थापना की जाए, इससे लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा किसानों की खेती को एक नया आयाम मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 65 बलरामपुर विधानसभा अंतर्गत विभिन्न सड़क में से एक बलरामपुर से तेलता प्रखंड तक पथ निर्माण विभाग की मुख्य सड़क 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की घनी आबादी से होकर गुजरती है। सड़क पतली होने के कारण आए दिन जाम एवं दुर्घटनाएं होती है, अतः जनहित में उक्त सड़क के शीघ्र चौड़ीकरण की मांग करती हूं। अनिल कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बथनाहा विधानसभा में छात्र छात्राओं के भविष्य एवं उच्च शिक्षा के विकास हेतु एक विश्वविद्यालय के निर्माण की स्वीकृति हेतु सरकार से मांग करता हूं। अमरेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिले के थाना गोह अंतर्गत गोह निवासी छात्रा अनामिका गुप्ता उर्फ लक्ष्मी कुमारी पिता धर्मेंद्र कुमार की दिनांक 6/10/2026 को पटना के परफेक्ट पीजी हॉस्टल एग्जीबिशन रोड में संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई थी। मैं इस मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। दुलाचंद गोस्वामी। एक आपसे दुलाचंद जी, आपने दिया था 50 के बजाय 25 शब्दों में, भविष्य में जो निर्धारित शब्द है उसी के तहत कहेंगे, आज पढ़ लीजिए आप। अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत कदवा विधानसभा के कदवा प्रखंड को 2 भाग में विभक्त करने वाली महानंदा नदी के रैयापुर धार में पुल निर्माण अति आवश्यक है। इस घाट होकर के प्रतिदिन किसान, विद्यार्थी और आम नागरिकों का आवागमन होता है। खास करके पुल नहीं रहने के कारण बरसात के दिनों में आम जनजीवन, कृषि तथा व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती है और क्षेत्रवासियों को प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और नाव का भी सहारा लेना पड़ता है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो है रैयापुर घाट में किसानों के हित में, छात्रों के हित में, जनता के हित में शीघ्र पुल निर्माण कराई जाए। मोहम्मद बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत जो कि हाट प्रखंड के ग्राम पंचायत राज चिल्हनिया में सापा एवं चिल्हनिया के मध्य अवस्थित पुल वर्ष 2019 में आई भीषण बाढ़ से ध्वस्त हो गया था। उक्त ध्वस्त पुल को भर दिया गया है, अतः उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कराने की मांग करता हूं। मोहम्मद सरवर आलम। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत किशनगंज प्रखंड के पिछला पंचायत वार्ड नंबर 6 की जो सड़क बंगाल सीमा से जोड़ती है, वर्ष 2017 के बाढ़ में वो पूरी तरह से टूट गई थी। टूटने के उपरांत उस स्थल पर आज तक पुल नहीं बना, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। मैं मांग करता हूं कि वहां पे जल्द से जल्द पूर्ण निर्माण कराया जाए। गुलाम सरवर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत डगरवा प्रखंड जो 18 पंचायत का प्रखंड है और पूरा प्रखंड महोदय घास फूस वाला घर वाला वो पंचायत प्रखंड है और आए दिन अगलगी का मामला महोदय होते रहता है। हम सदन के माध्यम से वहाँ पे अग्नि सामान वाहन की मांग करता हूँ। रणविजय साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला निवासी धर्मेंद्र शाह की नाबालिग पुत्री अनामिका गुप्ता पटना के परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी करती थी। दिनांक 6/1/2026 को हॉस्टल में साजिश के तहत हत्या कर दिया गया। गांधी मैदान थाना कांड संख्या 9/26 है। घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग करता हूं। श्री अजय कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत कुशेश्वर स्थान थाना कांड संख्या 22/2026 हरिनगर में दलित विक्रम पासवान, अवनीश पासवान एवं 11 वर्षीय कोमल कुमारी को मजदूरी मांगने पर सामंतों ने बर्बर हमला कर मासूम बच्ची की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। मैं सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने
एवं नामजद अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करने का मांग करता हूं। प्रोफेसर नागेंद्र राउत। माननीय अध्यक्ष महोदय, मां जानकी मंदिर जनकपुर धाम की यात्रा हेतु पटना से भाया सीतामढ़ी सुरसंड भिट्ठा मोड़ तक प्रतिदिन बस परिचालन हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। अख्तरुल रहमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड अमौर एवं बैसा सहित पूरे सीमांचल में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। इससे कम उम्र के बच्चे स्मैक, गांजा एवं अफीम का प्रयोग कर आपराधिक गतिविधियों, लूट, हत्या एवं चोरी जैसी कुकर्म में शामिल हो रहे हैं। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि विशेष टीम गठित कर नशा के कारोबारियों की धरपकड़ की जाए और इसे सख्ती से रोका जाए। अपने मां का बाप का मर्डर कर दिया सर। शुभानंद मुकेश। अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत रसलपुर थाना के ग्राम धनौरा से 27 मई 2005 से 2 नाबालिग छात्राएं लापता है। कांड संख्या 92/2025 दर्ज होने के बावजूद अभी आज तक बरामदगी नहीं हुई है। अतः विशेष जांच टीम गठित कर छात्राओं की सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित करने की मांग करता हूं। राकेश रंजन। हेलो माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत शाहपुर प्रखंड के सुहिया गांव से धमवाल गांव जाने की मुख्य सड़क करीब 1 किलोमीटर तक कच्ची है तथा शेष सड़क काफी जर्जर स्थिति में है। अतः उक्त सड़क की पक्कीकरण एवं जीर्णोद्धार अतिशीघ्र करने की सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती अनीता। जय हिंद माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आभार। दिनांक 3/11/2024 को संतोष यादव पिता रामविलास यादव ग्राम लोधीपुर थाना पकरी बरामा जिला नवादा को बिजली के एलटी लाइन का करंट लग जाने से मृत्यु हो गई, जिसका पकरी बरामा थाना कांड संख्या 496/24 दर्ज है। अतः मृतक संतोष यादव के परिजनों को मुआवजा दिलवाने की मैं मांग करती हूँ। धन्यवाद। प्रसाद मंडल। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत रुपौली विधानसभा क्षेत्र में क्रमशः सर्वोदय आश्रम भवानीपुर, रुपौली, टीकापट्टी में आज़ादी के पहले बना हुआ भवन काफ़ी जर्जर स्थिति में है और असामाजिक तत्वों के द्वारा इसके जमीन को भी अतिक्रमित कर लिया गया है। अतः माननीय से आग्रह है, चलते सत्र में उक्त सर्वोदय आश्रम को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए जीर्णोद्धार एवं आम जनता के हित में ग्राम विकास स्वदेशी एवं स्वावलंबी योजना के तहत कुटीर उद्योगों एवं लघु उद्योगों में स्थापना कराने की मांग करता हूं। सुजीत कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत राजनगर प्रखंड के राज मैदान के बगल में कृषि महाविद्यालय की स्थापना वर्षों से लंबित है। वर्ष 1997 में कृषि महाविद्यालय का शिलान्यास भी हुआ था। अतः सरकार से कृषि महाविद्यालय स्थापना की मांग करता हूं। श्री जनक सिंह। मैं सदन से मांग करता हूं कि सारण जिला अंतर्गत तरैया विधानसभा के प्रखंड इसुआपुर एवं पानापुर का प्रखंड सा अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण लगभग 30 वर्षों से लंबित है। जनता को असुविधा, अधिकारियों को परेशानी, कार्य कुशलता में कमी तथा अन्य समस्याओं को देखते हुए उक्त भवनों को शीघ्र निर्माण कराएं। पप्पू कुमार वर्मा। पढ़िए। महोदय, अरवल जिला के कुर्था विधानसभा के बंसी प्रखंड के करौंजा गांव में
एकरौंजा गांव में जो पुनपुन नदी आया है उसमें कई किसानों का खेत नदी में समाते जा रहा है। इसके 4 दीवारी का निर्माण का मांग करता हूं। श्री गौतम कृष्ण। अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला अंतर्गत महसी विधानसभा क्षेत्र के 70 कटैया प्रखंड के ग्राम पंचायत बिशनपुर आरन निवासी वीर शहीद कुंदन यादव का वर्ष 2020 में गलवान घाटी में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। उनके सम्मान में सहरसा कचहरी चौक का नामांकन वीर शहीद कुंदन यादव चौक कराने की मांग करता हूं। अरुण सिंह। के डिहरी विक्रमगंज पथ से इटमा नौनार पथ में बसडीहा से बसंत बिगहा तक बाईपास निर्माण हेतु छूटे हुए बसावटों के तहत सर्वे किया गया है, जिसका आईडी 107833 है। अतः उक्त बाईपास का निर्माण कार्य कराने की सदन के माध्यम से मांग करता। मुरारी मोहन झा। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत प्रखंड केवटी के करजापट्टी वार्ड संख्या 1 और 3 एवं सिंगवारा के सिमड़ी बाजार में नाला नहीं होने से वर्षा के मौसम में जल जमाव से कई तरह की बीमारियां होने की आशंका बनी रहती है। जनहित में उक्त दोनों स्थानों पर नाला निर्माण कराने की सदन से मांग करता हूं। महोदय, आए दिन वहां हर एक महीना में 2-4 दुर्घटना होता है महोदय, इसलिए काफी गंभीर मामला है महोदय। सावित्री देवी। अध्यक्ष महोदय, जम्मू जिला अंतर्गत प्रखंड चकाई में गरीब आदिवासियों एवं महिलाओं के लिए इलाज हेतु 100 शैय्या वाला अस्पताल निर्माण कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं। विनय कुमार चौधरी। महोदय, पीने का पानी का एकमात्र स्रोत जल नल हो गया है। बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह पाइप टूटा हुआ है। टूटे हुए पाइप को बदलने की मांग सरकार से करता हूं। अब ध्यान आकर्षण सूचना लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर शाह की ध्यान आकर्षण सूचना पढ़ी गई है। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। उत्तर लोडेड है। कोई इसमें यदि पूछना हो, यदि पूरक तो पूछ सकते हैं जी। बिल्कुल, सदस्य संतुष्ट हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री आलोक कुमार सिंह, माननीय सदस्य, पढ़ी गई है। अध्यक्ष महोदय, इसमें समय दिया जाए इस जवाब के। अगला एक दिन का समय सर, 1 दिन का समय लिया, 1 दिन का, कल हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जरूर। श्री भगवान से कुशवाहा, माननीय सदस्य, सूचना पढ़ें। कल हो जाएगा। का समय कहाँ है माननीय मंत्री? 25 फरवरी को लास्ट हो जाएगा। आलोक बाबू, माननीय मंत्री कल करवा दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। श्री भगवान से कुशवाहा, पढ़े। भोजपुर जिला के अलावे पूरे राज्य में RRSMP योजना के तहत जो राज्य भर में सड़कों का चयन किया गया था। चुनाव के पहले इसकी घोषणाएं हुई थी, टेंडर भी हो गया था, ग्लोबल टेंडर था, लेकिन इसका कार्य इतना न धीमा है कि चुनाव में हम लोगों ने सब पब्लिक से कहा था कि तुरंत रोड बन जाएगा, लेकिन अभी तक काम नहीं लगा। कभी कहीं छिटपुट भी लगा है, उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी से यही मैंने आग्रह किया था कि जल्दी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए, क्योंकि ठेकेदार लोग सब लोग पूछते हैं कि भाई कमवा कहीं नहीं लगाते, तो लोग बोलते हैं कि राशि का अभाव है। हम लोग जानते थे कि समझते थे अखबारों के माध्यम से कि पूरे राज्य में 7,500 करोड़ रुपया विभाग ने सभी भी
पदाधिकारियों को दिया, सभी जिला को आवंटन किया, लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि क्षेत्र में फजीहत हो रही है, इसलिए आपसे आग्रह है कि तत्काल इसमें कार्य प्रारंभ करवा दीजिए गुणवत्ता के साथ। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जगदीशपुर विधानसभा अंतर्गत 105 पथ लगभग 215 किलोमीटर की स्वीकृति ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम RRSMP के अंतर्गत प्रदान की गई है। उस स्वीकृत सभी पथों में कार्य प्रारंभ करते हुए 45.02 किलोमीटर में सरफेस लेयर तक का कार्य संपादित किया जा चुका है तथा शेष पथों का कार्य प्रगति में है। इस कार्यक्रम अंतर्गत एकार्तित सभी पथ एकरनामा अवधि के अधीन है। दिसंबर एवं जनवरी माह में ठंड ज्यादा पड़ने के कारण बिटुमिनस कार्य हेतु समय अनुकूल नहीं रहने के कारण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई, परंतु अब बिटुमिनस कार्य हेतु समय अनुकूल है, अतः कार्य की प्रगति में अपेक्षित वृद्धि करते हुए स्वीकृत एवं एकत्रित सभी पथों को वित्तीय वर्ष 26-27 में पूर्ण करा लिया जाएगा। माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता पढ़े। इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता पढ़े अपनी सूचना को। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 12,679 दिनांक 9/8/2024 द्वारा तांती तत्वा को अनुसूचित जाति का दर्जा वापस लेते हुए अत्यंत पिछड़ा श्रेणी में डाल दिया गया था। राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती संस्थानों द्वारा जैसे BPSC, TRE 3, BTS टेक्नीशियन, बिहार पुलिस कांस्टेबल, BPSC 69th मेंस, BPSC हेड टीचर, SSC स्टेनोग्राफर, बिहार SSC कोर्ट स्टेनोग्राफर, विश्वविद्यालय चयन आयोग, नीट, CSIR, NET, ANM, BHPCL, BSSC स्टेनोग्राफर बेल्ट्रॉन में शामिल तांती तत्वा अभ्यर्थी जो 5 जाति प्रमाण पत्र शामिल करके नियुक्ति नामांकन प्रक्रिया के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नवोदय विद्यालय से नामांकित बच्चों को निकाल दिया गया, जो बिहार सरकार के पत्रांक 15 दिनांक 28/11/2012 तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के आदेशों के विपरीत है। बिहार सरकार के विभिन्न भर्ती संस्थानों के द्वारा नियुक्ति नामांकन प्रक्रिया के बीच नियम बदलकर तांती तत्वा अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने वाले उन सभी आदेशों को समीक्षा करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ। माननीय मंत्री समान प्रसारण विभाग। अपलोडेड है, पूरक चाहे तो पूछ सकते। पूछ लीजिए, पूरा पूछ लीजिए। नहीं हुआ है तो हम बता देते हैं जी। महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार ने ही तांती तत्वा की जाति की स्थिति को देखते हुए इसके बारे में एक सामाजिक अध्ययन करने के पश्चात इसको पान जाति जो अनुसूचित जाति के श्रेणी में है उसके साथ सम्मिलित कर तांती तत्वा को भी अनुसूचित जाति की सुविधाएं देने का निर्णय लिया था। और इस क्रम में ठीक ही कहा है माननीय सदस्य ने, जो कई लोगों को कई नियुक्तियों में अनुसूचित जाति का लाभ देते हुए तांती तत्वा जाति के भी उम्मीदवार थे, उनको नियुक्ति की गई है। बीच में मामला उच्चतम न्यायालय में गया और उच्चतम न्यायालय ने सरकार के उस फैसले को, सरकार के ही नहीं फैसले, जो उच्च न्यायालय ने भी उस कानून को सही माना था, उस सब को निरस्त करते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस सूची में शामिल करना नहीं करना ये केंद्र मतलब राज्य सरकार के क्षेत्राधीन है ही नहीं। इसलिए तत्काल प्रभाव से उस कानून या उस फैसले को निरस्त कर दिया। और उस दिन के बाद से हालांकि सरकार ने जो पहले से उस श्रेणी में आके नियुक्त हो चुके उनको ये संरक्षण दिया है कि उनको नौकरी से हटाया नहीं गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो उनको फिर अति पिछड़ा की श्रेणी में आके उनकी नौकरी बहाल रखी गई है। इसलिए किसी को हटाया नहीं गया है। जहाँ तक आपने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में जो उसके टर्म्स कंडीशंस हैं उसको बदलने की बात आप जो कह रहे हैं,
महोदय, तो वो नहीं बदलने का नियम है सरकार पर, जो सरकार स्वयं नहीं बदल सकती है। एक बार नियुक्ति की प्रक्रिया जो हमने विज्ञापित करती है, उसमें बीच में हम अपने मन से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये न्यायालय का आदेश है। लेकिन इसमें तो उच्चतम न्यायालय ने ही आदेश दे दिया कि हमने जो विज्ञापन किया, जो श्रेणियां बनाई जातियों के हिसाब से, अनुसूचित जाति या अति पिछड़े जाति के, उसी को निरस्त कर दिया। तो ये तो तत्काल प्रभाव से इसको स्थगित करना ही है, नंबर एक। नंबर दो, आपने जो कहा है कि नवोदय विद्यालय या कहाँ किसी विद्यालय में नामांकन के सिलसिले में शिक्षण संस्थाओं में जो नामांकन हुए थे उनको हटा दिया गया है, ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं है। आप अलग से हमको दे दीजिए, जरूर हम उसकी जांच करा दें। सरकार ने उस नोटिफिकेशन को, सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को रद्द किया जिसमें आपने तांती तत्वा को पान का दर्जा दिया। मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ अभी, फिलहाल ये मैं कह रहा हूँ कि इस बीच में जो नियुक्तियां निकली थी, जो नामांकन हुए थे, अब नामांकन कट ऑफ मार्क आया है, उसके बाद बिना किसी ऑर्डर के, सामान्य प्रशासन या कैबिनेट के ऑर्डर से विभिन्न संस्थान हैं जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने हमारे तांती जो परीक्षार्थी जो पान का सर्टिफिकेट लगा के आवेदन दिया था, उनसे शपथ पत्र मांगा कि आप ये कहिए कि आप तांती तत्व है। उसके बाद उन सारे बच्चों को, अभी स्टेनो बेल्ट्रोन में रोका हुआ है, उन सारे बच्चों को बीच में उठा गया। उनकी क्या गलती है? अब मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आपने जो नियुक्तियां किया उसका तो प्रोटेक्शन सरकार दी है, लेकिन मैं वो कह रहा हूं कि इस बीच में जो वैकेंसियां निकली उसमें हमारे बच्चे ने अप्लाई किया, उसका कट ऑफ मार्क आया, सब क्वालिफाई कर रहे थे, सारे लोगों को हटाया। और यही नहीं सर, हमारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज पूर्णिया से, पीएमसीएच से उनके गर्दन पकड़ के निकाले गए हुजूर, हमारी बेटियों को। और ये नहीं, लाखों बच्चे जो क्वालिफाई किया है रेलवे में जबलपुर में निकाल दिया। आई एम नॉट टेलिंग कि मंत्री महोदय से मैं सहमत हूं कि जो हो गया उसको प्रोटेक्शन दिया आपने, लेकिन वो बच्चे जो इस नोटिफिकेशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आपने उसको ज्वाइनिंग हो गया। एक घटना है बेगूसराय के महोदय, उसके पति गया रेलवे में काम, दिल्ली में रिक्शा चलाया, उसकी ज्वाइनिंग हो गया इसी सर्टिफिकेट पे, नहीं ज्वाइन करने दिया। उसने मुझे कॉल किया कि मैं तीनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूंगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर सरकार इस प्रक्रिया के बीच में, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि प्रक्रिया के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते, तो ये जो जितने नियुक्ति संस्थान है, कांस्टेबल है, एएनएम है, टीआरई 3 है, ये सारे लोगों ने आखिर तांती तत्वा जो पान के सर्टिफिकेट पे अप्लाई किए थे, उसको आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं? बेल्ट्रोन में 60-65 लड़का अभी भी रुका हुआ, अभी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आया कि आपको निकाल दिया जाएगा, ना आप सेसी है ना तत्वा है, कुछ भी नहीं है। ऐसा जो अन्याय किया गया, ये कैसे हो सकता है महोदय? मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे समीक्षा करे, उन सारे संस्थानों पे समीक्षा करे और उसको आदेश दे कि आखिर ये कैसे हुआ, और जो क्वालिफाई किया है उसको सरकार बहाल करे, और बाद में जो न्यायालय का आदेश है उसके अनुसार आप कोटी बदल दीजिए। मेरा ये मांग है। महोदय, यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के उस निर्णय को क्वेश कर दिया, लेकिन जब प्रक्रिया शुरू हो गई, प्रक्रिया नौकरी की प्रक्रिया या एडमिशन की प्रक्रिया में 3 महीना, 6 महीना, साल भर भी लगता है। जिस दिन अप्लाई किया गया उस दिन वह बच्चा उसी कैटेगरी में था जिस कैटेगरी के अंदर उसने अप्लाई किया। जब एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई तो सिर्फ ज्वाइन करने और न ज्वाइन करने के हेयर लाइन को क्राइटेरिया बनाना, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल तार्किक है और गलत है। सरकार को इस पर, यह इंटरप्रिटेशन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को क्वेश किया, लेकिन आप वाइंड अप करते करते जो समय लगता है वो क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट से ही मांगना हो तो मांग ले, लेकिन उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। ऐसे बच्चों की संख्या लाखों में है, और पूरे बिहार में 1 साल तक जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो रही होगी, उनके साथ क्या नेचुरल जस्टिस नहीं हो सकता? इसलिए सरकार को इसको रिकंसिडर करना चाहिए और उन बच्चों को बहाल करने के बाद जो निर्णय लेना है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका पालन करें। इस ध्यानाकर्षण में जो लाया गया है, मूल रूप से ये बात लाई गई है कि
आप पान बिरादरी को दलित में श्रेणी में लाए थे और उसके आधार पर जो कॉम्युनिक निकला तो वो एक एज ए दलित सेक्शन से उसने अप्लाई किया, रिजल्ट प्रकाशित हुआ। अब ज्वाइनिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब वो बच्चे पास किए, इंटरव्यू के समय में उससे दलित का मांगा जाता है सर्टिफिकेट, और वो दलित का सर्टिफिकेट तब वो देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस कॉम्युनिक पर आपने लिया, मैं समझता हूं कि उस पर वो लागू नहीं होता है, उसकी ये व्यवस्था करना चाहिए कि उसका ज्वाइनिंग हो। दूसरा, मैं दूसरा भी पूछ लेता हूं कि माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्य सरकार की ताकत में नहीं है कि वो किसी भी जाति को आरक्षण की सूची में लाने के लिए उसको दलित की श्रेणी में लाए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने अपने ही फैसले को लागू कराने के लिए केंद्र सरकार से कोई लेटर उसने राज्य सरकार ने दिया कि इसको आरक्षण की सूची में शामिल किया जाए? माननीय मंत्री। माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, सबसे तो पहले हम ये सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आखिर सरकार की मंशा तांती ततमा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा या सुविधा या लाभ दिलाने का था, तब तो सरकार ने निर्णय लिया था, पहली बात। दूसरी बात कि जहाँ तक आलोक जी ने कहा कि इसमें कोई उपाय करना चाहिए, तो महोदय मुझे सदन को बताते हुए संतोष हो रहा है कि सरकार ने उस आदेश को चुनौती देने के लिए, उस आदेश को रिव्यू करने के लिए, पुनरीक्षण करने के लिए हम लोगों ने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है कि इसका रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि ताती ततमा जाति, अनुसूचित जाति की जो सुविधा है या जो स्थिति है, ये लगभग उसी श्रेणी के हैं। आखिर हम लोगों ने भी सामाजिक अध्ययन कराया था, तभी तो उनको उसमें डाला था। जहाँ तक आपने कहा अजय जी कि आपने पान जाति को अनुसूचित जाति में डाला, हम लोगों ने पान जाति को अनुसूचित जाति में नहीं डाला था। पान तो पहले से अनुसूचित जाति में है। हम लोगों ने सिर्फ तांती ततवा को पान जाति के ही उपजाति के रूप में उसी वर्ग में सम्मिलित करा के इनको दिया था, क्योंकि हम अनुसूचित जाति के सूची से को हेरफेर नहीं कर सकते हैं। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वो भारत सरकार और प्रेसिडेंट के द्वारा होता है महोदय। इसलिए हमने कहा है कि सरकार तो ईमानदारी से तांती ततमा जाति को हर सुविधा दिलाने का अनुसूचित जाति वाला प्रयास कर ही रही है, और उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है, हम लोगों ने फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है कि ये उस तरह की सुविधा के हकदार हैं जैसी इनकी सामाजिक स्थिति है। इसलिए हम लोगों को इजाजत दिया जाए कि हम लोग इनको अनुसूचित जाति की सुविधा दे सकें। अब सभा की कार्रवाई बहुत स्पष्ट हो गया। सरकार ने, आपका हो गया, आप बैठ जाइए, आप बैठिए। बहुत क्लियर है, सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाला है न्यायालय में जाकर के। राज्य सरकार चाहती है, इसीलिए राज्य सरकार ने शुरू में ही सुविधा दी थी जाकर के। आरक्षण की सूची में लाने के लिए क्या राज्य सरकार ने 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को कोई पत्र अभी तक दिया कि नहीं? वो अलग विषय है। बारे में कई बार इस सदन में हमने कहा है कि चाहे आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने बढ़ाई थी जाति आधारित गणना कराने के बाद अलग अलग श्रेणियों के, या इसको ताती ततमा को मतलब पिछड़े, अत्यंत पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति में शामिल कराने की बात है। जब हम लोगों ने जो निर्णय लिया, जो कानून बनाया था आरक्षण की सीमा बढ़ाने का, जब वो कानून ही निरस्त हो गया तो 9वीं सूची में कौन चीज शामिल होगा? आप कम से कम ये समझिए कि 9वीं अनुसूची में कानून जो बना रहता है उसको शामिल किया जाता है जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षित करने के लिए। जो कानून ही आज की तिथि में वो कानून ही नहीं एग्जिस्ट करता है, तो 9वीं अनुसूची में किसको डालेगा? ये समझना चाहिए। और
इतना महोदय मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि तांती ततमा जाति के लिए सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, उनकी विपन्न स्थिति को देखते हुए कि उनको अनुसूचित जाति की सुविधा उस श्रेणी में डाल के मिले, इसके लिए हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय में रिव्यू पिटीशन भी डाला है और सरकार ईमानदारी से चाहती है। बहुत स्पष्ट क्लियर हो गया, सही बात है। और मैं, अरे भैया आप समझ में नहीं करते हैं, बीच में बोलते हैं, हमारी बात कुछ और है, सरकार जवाब कुछ और दे रही है, बीच में लटक जा रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। मत कीजिए मैं कह रहा हूं कि जो सरकार की चिंता है आपको इसे बोले जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि जो रिव्यू पिटीशन जो सरकार डाली है, प्लीज बैठ जाइए, रिव्यू पिटीशन जो सरकार डाली है, मेरे ध्यानाकर्षण से उसमें कोई संबंध नहीं है। वो जो मैं जानता हूं कि सरकार चिंतित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1969 में सदन में आवाज उठाया तांती तत्व आकर्षण देने के लिए। हमारी माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत बात हुई, हमारी सरकार के मंशा पे बाउट मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नियुक्तियों के बीच में, नामांकन के बीच में हमारे जो बच्चे विभिन्न भर्ती संस्थाओं में अप्लाई किए थे, उसको जो आपने बीच में निकाला है, ज्वाइनिंग होने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर निकलने के बाद आपने ज्वाइनिंग नहीं दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने उसको निकाला है। मैं उसकी बात करता हूं कि सरकार उस पर समीक्षा करे कि क्या उस ऑर्डर के लिए सामान्य प्रशासन ने जो विभिन्न संस्थाओं ने अपने मन से बदल दिया या हमारे बच्चों से शपथ पत्र मांगा, वो किस आधार पर मारा? क्योंकि सामान्य प्रशासन ने कोई लेटर इशू नहीं किया। उस नोटिफिकेशन में जब नोटिफिकेशन जारी की सरकार को पुनः स्थापित करने के लिए तांती तत्वा को अति पिछड़ा में, तो उसमें यह कहा कि जो पहले से नौकरी हो गया उसका कोटी बदलिए। मेरा ये मांग है कि जिसको आपने ज्वाइनिंग नहीं देने दिया, नामांकन से निकाला, आपने प्रक्रिया के बीच में जो बच्चों को नौकरी नहीं देनी, उसको कट ऑफ मार्क को दोबारा ईबीसी में भी क्वालिफाई बहुत लोगों ने, उसकी समीक्षा सरकार करती है कि नहीं करती है? मैं उसकी मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी उसकी समीक्षा करवाएं। वो जब माननीय सदस्य करें समीक्षा कर लें, आप वैसे जो सूचनाएं हैं ना, कहां कहां पे ऐसा हुआ है आप दे दीजिए, जरूर सरकार समीक्षा। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक स्थगित की जाती है।